जय हिंद दोस्तों। भविष्य के युवा अधिकारियों का इस YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी प्रीलिम्स की तैयारी में जुटे हुए होंगे, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम हमने रिवीजन क्लास, शानदार रिवीजन क्लास स्टार्ट की है, जिसके माध्यम से आप विभिन्न-विभिन्न विषयों का बहुत ही कम समय में रिवीजन कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी थ्रू आउट द जर्नी आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत सारे आपने 2-3 प्रकार के बुक्स को फॉलो किया होगा, नोट्स आपने बनाया होगा, पीवाईक्यू पढ़ा होगा, सभी प्रकार की बुक्स आपने सोर्सेस को कवर किया होगा। अब अंतिम के जो भी ये 1-2 महीना बचे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ पीएससी हो या मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग हो, हालांकि संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी का एग्जाम मई में है, किंतु विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो स्टेट्स पीएससी है वो फरवरी मार्च के पहले हो जाएंगी प्रीलिम्स की परीक्षाएं। तो आपको करना ये है कि हम जैसे एंशिएंट हिस्ट्री आज स्टार्ट कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री आने वाले 3 से 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। इसके आपको वीडियोस देखने हैं। बस आपको या तो 1.5 की स्पीड में आप देख लें या 2x की स्पीड में देख लें। बस आपको वीडियोस को कवर करना है और आपको रिकॉल होंगी चीजें कि आपने सारी चीजें पढ़ी हैं और आप धीरे धीरे एक माइंड मैप बनता जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भगवान को स्मरण करते हैं कि भगवान हमें इस प्रीलिम्स की परीक्षा में ही नहीं बल्कि मेंस की परीक्षा और इंटरव्यू की परीक्षा थ्रू आउट द जर्नी पूरी तरह से हमें सफल करें। और हम इनका आशीर्वाद लेकर के आज हम पहली क्लास को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हम प्राचीन इतिहास के इस सीरीज में पहली क्लास में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक युग एंड तीसरा महाजनपद काल। इन तीनों टॉपिक्स को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। बस मैं यहाँ शॉर्ट में टाइम में आपको रिवीजन कराऊंगा और आप इन चीजों को देखिएगा, समझिएगा और अब रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको याद रखनी चीजें ये कि कुछ 4 चीजें अभी इसमें आपको याद रखनी है। ये 5 चीजें कुछ इस प्रकार से हैं। पहला आपको खोज या कालक्रम याद रखना है कि किसने खोज किया और क्या कालक्रम था। दूसरा आपको याद रखना है कौन सा स्थान प्राप्त है और वो कौन सी नदी के किनारे है। इसके अनुरूप कोई विशिष्ट तथ्य है उसको आपको देखना है। एंड नेक्स्ट देखना है आपको ये जो स्थान पाया गया है यहाँ की कोई संस्कृति थी, इसको देखना है। एंड नेक्स्ट आपको अंतिम चरण में क्या करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। एंड जितने भी एमसीक्यू जितने भी आपके पास जो भी बुक हो उसे आपको जितने ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं आप पूरे एमसीक्यू को लगा जाइएगा। आइए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के क्रम में पहला आपको याद रखना है चार्ल्स मैसन का नाम। चार्ल्स मैसन ने 1826 में, मैं बहुत ही स्पीड में और बहुत ही जल्दी जल्दी आपको कराऊंगा ताकि आपका कम टाइम में बहुत ही ज्यादा चीजें कवर हो सके और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो सके। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो आपको इसमें ज्यादा दुविधा नहीं जाएगी। खोज के क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं तो पहला चार्ल्स मैसन ने खोज किया था और ये 1826 में इन्होंने ये क्या करते हैं कि पाकिस्तान दौरे में आए रहते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ कोई सभ्यता थी 1826 में। अब दूसरा नाम आता है बर्टन बंधु का 1856 में। बर्टन बंधु ने क्या किया था कि ये रेलवे लाइन बिछाते समय यहाँ कुछ जो खंडहर पड़े रहे होंगे उनकी ईंटों का प्रयोग किया था। किसने, बर्टन बंधु ने। इसमें दो इंजीनियर थे, पहला जेम्स और दूसरा विलियम। 1856 याद रखिएगा। तीसरा आपको नाम याद रखना है अलेक्जेंडर कनिंघम का। अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम याद रखना है, इन्होंने काफी प्रयास तो किया, काफी दौरा भी किया बट उतनी जानकारी ये नहीं दे पाए अपने इसमें अपने अपनी इन्होंने जर्नी में ज्यादा योगदान इन्होंने नहीं कर पाया। चौथा आपको नाम याद रखना है जॉन मार्शल का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1921 में आते हैं और सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में जॉन मार्शल का नेतृत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें आपको 2 नाम याद रखने हैं, पहला दयाराम साहनी, दूसरा राखलदास बनर्जी। आपको एक मैं ट्रिक बता दूं, सीएम बीबी एट एजेएम, सीएम बीबी एजेएम से आपको याद रखना है सीएम मतलब जॉर्ज मार्शल, दूसरा याद रखना है बर्टन बंधु, तीसरा याद रखना है अलेक्जेंडर कनिंघम और जेएम से याद रखना है जॉन मार्शल।
ओके, यहाँ पे आपको याद रखना है 1826, 1856, 1853 से 56, 1921। ये जरूर याद रखिए, कभी कभी इसको जमाने के लिए क्रम में जमाने के लिए पूछ देता है खोज के क्रम में। अब आपको याद रखना है कालक्रम। कालक्रम में याद रखना है, सॉरी, कालक्रम में आपको याद रखना है कि सबसे पहली बात यहाँ पे है कि कालक्रम में कुछ जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है 3250 से 2750 है। जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है 3250 से 2750 है। किंतु डीपी अग्रवाल ये कार्बन 14 पद्धति के अनुसार बताते हैं 1300 से 1750 ईस्वी। तो आपको समराइज वे में याद रखना है ये 2500 से 1700 बीसी जो है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या माना गया, फाइनली कालक्रम माना गया 2500 से 1700। ये डेट आपको याद रखनी है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। 2500 से 1700 ईस्वी सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी, कालक्रम थी। अब आपको याद रखना है नामकरण। नामकरण सिंधु सभ्यता क्यों रखा गया, क्योंकि ये सिंधु नदी किनारे थी इसलिए इसे सिंधु सभ्यता रखा गया। दूसरा आपको याद रखना है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों रखा गया, क्योंकि ये सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारे स्थल पाए गए हैं, इसलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता इन्हें कहा गया। तीसरा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि पहला स्थल हड़प्पा मिला था इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अब आपको याद रखना है उद्भव के बारे में। उद्भव में याद रखना है विदेशी मत क्या है, सुमेरियन सभ्यता के लोग बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता में लोग आकर बसे, कैसे, जैसे मार्शन, ह्यूलर, रेडी, कोसाम्बी, ये सबके मतानुसार विदेशी मत है। मतलब जो मेसोपोटामिया वाला जो ग्रुप था, यहाँ पे आपको मैं समझाऊं कि जो मेसोपोटामिया वाले लोग थे ये कहलाते थे सुमेरियन। और ये सुमेरियन जो थे ये कहाँ आके बसे, सिंधु सभ्यता में आके बसे। ये किसका मानना है, विदेशी मत है ये। स्थानीय मत क्या है कि भारतीयों की सभ्यता थी, है ना। आर्य, टी एन रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप ने कहा है। आर्य आर्य किसने कहा है, टी एन रामचंद्र एंड लक्ष्मण स्वरूप ने कहा है। देन नेक्स्ट है विशेषता, आपको याद रखनी है। विशेषता आपको याद रखनी है कि कैसी कैसी सभ्यता थी। तो पहला याद रखना है नगरीय सभ्यता थी। दूसरा क्या है, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तीसरा याद रखना है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। चौथा याद रखना है शांतिप्रिय सभ्यता थी। एंड नेक्स्ट आपको याद रखना है क्या, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। नेक्स्ट आपको याद रखना विस्तृत सभ्यता थी। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के प्रभाव यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको जरूर से जरूर याद रखना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें देखना है कि सबसे उत्तरी भाग क्या था, मांदा था, जो चिनाब नदी के किनारे है। और जो कहाँ है, याद रखना है आपको, जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। फिर दूसरा आपको याद रखना है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में है। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। आप याद करते चलिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप अपने नोट्स आपने बनाया ही होगा उसे आप पलटाते चलिए, आपका रिवीजन जल्दी से जल्दी होता रहेगा। आपको दक्षिणी पोर्शन याद रखना है। दक्षिणी पोर्शन में आपको याद रखना है दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। फिर आपको याद रखना है सबसे पूर्वी भाग, सॉरी सबसे पश्चिमी भाग, आपको याद रखना है पश्चिमी भाग में सुतका गेडोर है। ये कहाँ है, बलूचिस्तान में है। और किस नदी किनारे है, दास नदी किनारे है। आपको याद हो गया होगा, एक बार और मैं रिकॉल करवाने की कोशिश करूंगा कि पहला आपको याद रखना है मादा। मादा कहाँ है, चिनाब नदी किनारे, जो कि उत्तरी भाग है। दक्षिण में आ जाइए दाइमाबाद, 10 है दक्षिण, 10 है दाइमाबाद। और ये कहाँ है, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी किनारे। पूर्वी भाग में क्या है, आलमगीरपुर यूपी में है। और ये किस नदी किनारे है, हिंडन नदी किनारे है। एंड सुतका गेडोर क्या है, पश्चिमी स्थल है, और ये कहाँ है, बलूचिस्तान में है। और क्या है, ये दास नदी किनारे है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्रफल आपको दिख रहा होगा, और त्रिभुजाकार क्षेत्रफल आप मार के भी आएंगे। ये बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है कि इसका जो आकृति है वो कैसी है, तो एक त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से हैं। तो पंजाब में याद रखना है आपको हड़प्पा है ना, जो कि रावी नदी किनारे है। सिंध है, सॉरी, पाकिस्तान में आपको याद रखना है तीन, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, है ना। आपको तीन याद रखना है। पहला याद रखना है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको याद रखना है पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान। पंजाब में आपको याद रखना है रावी नदी किनारे हड़प्पा है। और सिंध में क्या है, मोहनजोदड़ो। यहाँ से देखिए ये सिंधु नदी बह रही है, ये सिंधु नदी बह रही है। और इसके एक छोर में क्या है, मोहनजोदड़ो है। और एक छोर में क्या है, कोदिजी एंड चंदुहड़ो है। बलूचिस्तान में आप याद रखिएगा सुस्का गेडोर, डाबर कोट है, बालाकोट, जितने भी कोट है आपको बलूचिस्तान में मिलेंगे, आपको ये याद रखने हैं।
फिर आप नेक्स्ट आते हैं भारत की बारी। तो जम्मू कश्मीर में क्या है, मादा है जो कि सबसे उत्तरी भाग है, चिनाब नदी किनारे है। पंजाब में क्या है, रोपड़ है, संगोल है। जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करिए, जल्दी जल्दी आप रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी टॉपिक कंप्लीट होंगे और आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। पंजाब में क्या है, रोपड़ है, संगोल है। हरियाणा में क्या है, आप याद रखिएगा, भगवान ने राखी बनवाली, बनावली, राखीगढ़ी एंड भगवानपुर। भगवान ने राखी बनवाली, भगवान ने राखी बनवाली, ऐसे याद रखना है आपको। भगवानपुर, राखीगढ़ी एंड बनावली। पूरी सिंधु सभ्यता में प्राप्त स्थान में सबसे बड़ा शहर कहाँ है, मोहनजोदड़ो है। पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर पूछेगा तो मोहनजोदड़ो है। किंतु सिंधु सभ्यता की बात करेगा तो ये आपको याद रखना है, राखीगढ़ी। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे संस्कृति में राखी का जो स्थान है ना सबसे बड़ा है, तो आप याद रखिएगा राखीगढ़ी ऐसे। तो राखी सबसे बड़ा, सबसे बड़े स्थल क्या, राखीगढ़ी। लेकिन अगर पूरे सिंधु सभ्यता की बात पूछेगा तो मोहनजोदड़ो आप टिक करके आएंगे। नेक्स्ट आता है राजस्थान। राजस्थान में क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा की खोज किसने की, लालन थापन ने की। काले रंग की चूड़ियां मिलती हैं, जुते हुए के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। बालाथल भी कहाँ है, राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश अगर पूछेगा तो आलमगीरपुर याद रखिएगा, संगौली याद रखिएगा, बड़गांव याद रखिएगा। महाराष्ट्र में याद रखिएगा दाइमाबाद जो कि दक्षिणी पोर्शन में है। गुजरात में याद रखना है कि गुजरात में लोथल है, ठीक है। धौलावीरा है जो कि अपने 3 भागों में विभाजित है, इसके लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा की इसके लिए प्रसिद्ध है, सबसे अच्छी नालियों के लिए प्रसिद्ध है ना। लकड़ियों की सुव्यवस्थित नालियां मिली हैं। सुतकोदा घोड़ों की हड्डी के अवशेष मिले हैं। रंगपुर में किसके मिले हैं, चावल के अवशेष मिले हैं। रंगपुर कहाँ है पूछेगा क्वेश्चन में, तो आप मार के आइएगा क्या, गुजरात। सुतकोदा कहाँ है, गुजरात। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात। लोथल कहाँ है, गुजरात। ये सब आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं नगर नियोजन। नगर नियोजन में आपको याद रखना है कि ग्रिड पद्धति में बनाते थे, मतलब क्या इनकी जो सड़कें थी वो क्या करती थी, समकोण में विभाजित करती थी, ठीक है। 2 भाग थे, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, ये सब आपको याद रखना है। 4:2:1 के रेशियो में क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की सीरीज में हम देखते हैं प्रमुख स्थल के बारे में, नदी के बारे में, खोजकर्ता कौन है, मुख्य बिंदु क्या है। तो हड़प्पा, हड़प्पा आपको याद रखना है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। और रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने खोज की थी 1921 में। अन्न दर्पण, कांस दर्पण, R37 कब्रिस्तान, श्रमिक शवों को दफनाना, ये सब जो है तो कहाँ है, हड़प्पा में पाए गए हैं। ये सब आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, हड़प्पा में। शवों को दफनाना कहाँ है, हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो आते हैं नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो कहाँ, पाकिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान देश में है। और किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे है। किसने खोज की, राखालदास बनर्जी ने खोज की। विशाल अन्नागार मिले हैं, स्नानागार मिले हैं। कांस्य मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। पुरोहित की मूर्ति कहाँ से मिली है, यहीं से मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। महाविद्यालय, एक सिंह वाला पशु कहाँ से मिला है, मतलब पशु की जो मुद्रा है वो कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। आपको ये चीजें याद रखनी है। याद रखिएगा, शवों को दफनाया कहाँ जाता था, हड़प्पा में। शवों को जलाना कहाँ था, मोहनजोदड़ो में। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। लोथल, लोथल कहाँ है, अहमदाबाद में है, जो कि लोथल, लोथल कहाँ है, भोगवा नदी किनारे है। रंगनाथ राव ने खोज की थी, इसे आप रटिए, बार बार याद कीजिए, आपको चीजें याद हो जाएंगी। लोथल क्या है, गोदीबाड़ा पत्तन है, पत्तन मतलब बंदरगाह। याद रखिएगा कि गुजरात के किनारे है, इसका मतलब क्या, लोथल वहीं होगा, कहाँ होगा, एक पत्तन ही तो होगा, जहां से सामान अपन दूसरे देश भेजेंगे, यहाँ वहां भेजेंगे। चावल के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, हाथीदांत मिला है। 3 युगल समाधियां कहाँ से मिली है, लोथल से मिली है। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में आ भी चुका है। आप घटना चक्र उठा के देखिए, पीवाईक्यू उठा के देखिए, 3 युगल समाधियां पूछा जा चुका है। घोड़े की मृण मूर्ति कहाँ से मिली है, लोथल से मिली है, ठीक है। अब आप आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है। अमलानंद घोष ने इसे खोज की थी। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। अग्निकुंड की चूड़ियां, भूकंप के साक्ष्य, ये सब कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। अब अपन आते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कि हड़प्पा स्थल, जो भारत में पाए गए हड़प्पा स्थलों में सबसे बड़ा स्थल क्या है, राखीगढ़ी है। गंगा नदी के किनारे है। सूरज भान ने इसे खोज की थी, याद रखिएगा, सूरज राखी, ऐसा आपको याद रखना है और आपको याद हो जाएंगी चीजें। भारत में इससे सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। नेक्स्ट अपन आते हैं चंदू। चंदू अर्नेस्ट मैकी एवं मजुमदार ने खोज की थी, सिंधु नदी किनारे है, पाकिस्तान प्रांत में। पाकिस्तान में स्थित सिंध प्रांत में। आपको याद रखना है, चंदू में मन के बनाने का कारखाना, कंघा लिपस्टिक पाउडर ये सब कहाँ है, आपको चंदू में देखने को मिल जाएगा। बनावली जो है, मिट्टी के हल याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। रोपड़ याद रखिएगा, जगदत्त शर्मा ने खोज की थी और सतलज नदी के किनारे रोपड़ है, पंजाब में, है ना। तांबे की कुल्हाड़ी यहीं से मिली है।
धान की भूसी ज्वार बाजरा कहाँ से मिला है? रंगपुर से मिला है। सुरकोटदा से क्या मिला है? कलश सावधान, घोड़े की हड्डी, ये सब मिली है सुरकोटदा से। अब अपन आते हैं राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में आपको ये याद रखना है कि क्योंकि यहाँ जो है तो आपको अन्न, महल, अस्त्र शस्त्र ये सब का प्रमाण नहीं मिलेगा, इसलिए लोग ये शांति प्रिय थे, मतलब और युद्ध युद्ध में ज्यादा भाग नहीं लेते थे, प्रजातंत्रात्मक थे, है ना। और आपको याद रखना है कि पिगान ने क्या कहा है, हंटर ने क्या कहा है। पिगान ने कहा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। जुड़वा राजधानी किसने कहा है, याद रखिएगा, पिगान ने कहा है। हंटर ने क्या कहा है कि प्रजातंत्रात्मक वाली बात। बस आपको राजनीतिक जीवन में ये चीजें याद रखनी है। सामाजिक जीवन में याद रखना है कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो आपको परिवार थी। फिर आपको क्या याद रखना है, ये क्या था, मातृसत्तात्मक थी ये, है ना। वर्ण व्यवस्था यहाँ नहीं देखने को मिलेगी, परंतु समाज कई वर्गों में विभक्त कर, जैसे कैसे पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक, शिल्पी, ये सब था। दोनों खाते थे हम, शाकाहारी मांसाहारी। आभूषण का प्रयोग दोनों लोग किया करते थे। मनोरंजन, पासे, नृत्य सबका यूज किया करते थे। अब अपन आते हैं आर्थिक जीवन की बात। आर्थिक जीवन में आपको याद रखना है कृषि से चलता था इनका, पशुपालन से चलता था, उद्योग से चलता था, व्यापार से चलता था। तो कृषि में क्या था कि कृषि में जो है तो जुताई बुवाई ये सब का यूज किया करते थे, सभी विधि से क्या थे, परिचित थे। याद रखना है आपको गेहूं, जौ, मटर, कपास, चावल, गन्ना इसका मिलता है। गेहूं का मिलता है, जौ का मिलता है, मटर का मिलता है, चावल का मिलता है, कपास का मिलता है। लेकिन क्या नहीं मिलता है, ये जरूर याद रखिए, गन्ना नहीं मिलता है, रागी का नहीं मिलता है प्रमाण। ये पेपर में आ भी चुका है। आपको याद रखना है कि गन्ना और रागी का प्रमाण यहाँ से नहीं मिलता है। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। पशुपालन में याद रखना है प्रिय पशु क्या था, कुबड़ वाला अथाण था, गाय घोड़ा आदि। घोड़ा उतना नहीं मिलता है, पेपर में पूछा भी गया है बहुत बार। ठीक है। उद्योग आपको याद रखना है सूती वस्त्र, बर्तन शिल्प, इस प्रकार से। पश्चिम एशिया से ये आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही है ये, कि चांदी जो होती है ईरान अफगानिस्तान से, टिन जो होता है अफगानिस्तान से, तांबा खेजड़ी से, लाजवर्द मेसोपोटामिया से आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में क्या था, धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है। मंदिर का प्रमाण नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब ऊंचे ऊंचे महल ये सब नहीं मिलेंगे तो मंदिर का प्रमाण नहीं मिलेगा आपको। मातृ देवी की पूजा होती थी, मिलेगा आपको मोहनजोदड़ो में। उर्वरसा देवी की पूजा होती थी हड़प्पा में। एक मुहर से प्रमुख देवता पशुपतिनाथ, एक सिंह वाला पशु। ठीक है। नाग पूजा, लिंग योनि पूजा, स्वास्थ्य चिन्ह, अग्निकुंड का प्रमाण लोथल व कालीबंगा से आपको देखने को मिलते हैं। ये आपकी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में रिवीजन करा दिया है। आपको करना यह है कि जितने भी एमसीक्यू हैं पूरे आप लगा जाइए, चाहे वो घटना चक्र के हों, या तो आपके जिस भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हो वहाँ के पीवाईक्यू हो, या फिर यूपीएससी के पीवाईक्यू हो, किसी के भी पीवाईक्यू हो, आप बार बार लगा जाइए और एनसीईआरटी जरूर फॉलो कीजिए। एंड आपको चीजें ये करनी है, जो आपने साल भर नोट्स बनाया है उसे बार बार आप पढ़िए, बार बार पढ़िए। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की बहुत ही शॉर्ट से देखते हैं अपन। वैदिक सभ्यता में आपको दो चीजें याद रखनी है, पूर्व वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी तक चला। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक चला। ऋग्वेद की रचना होती है पूर्व वैदिक काल में, इसलिए अपन बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। एंड उत्तर वैदिक काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ बाकी तीन जो वेद हैं अन्य रचे गए कहाँ, उत्तर वैदिक काल में। वैदिक शब्द वेद शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, ज्ञान होता है। निर्माता आर्य संस्कृति शब्द है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या भाषा। मूल निवास आपको याद रखना है मध्य एशिया। मध्य एशिया कौन बोला? मैक्स मूलर ने बोला। माँ से मैक्स मूलर एंड माँ से मध्य एशिया आपको याद रखना है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने बोला कि ये आल्पस पर्वत से आए और यूरेशिया में बसे रहे होंगे, यूरेशिया वाले भाग में। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का जो एक कॉमन पोर्शन है। बाल गंगाधर तिलक ने बोला आर्कटिक, उत्तरी ध्रुव, मूल निवासी इनका बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत। ये आपको चार चीजें मूल निवास के क्रम में याद रखनी है, और जैसे जैसे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे वैसे वैसे आप मूल निवास के क्रम को आप याद रखते जाइएगा। जानकारी के स्रोत क्या है, साहित्यिक है, पुरातात्विक, दोनों स्रोत हैं। अब अपन आते हैं क्या, साहित्यिक साक्ष्य में आते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल सबसे पुराना प्राचीन वेद है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इनकी रचना की थी। इसमें याद रखना है आपको 10 मंडल है।
ठीक है। 10 मंडल आपको याद रखना। 1028 क्या है, इसके सूक्त है। 1028 क्या है, सूक्त है, याद रखिएगा। मेरे साथ साथ आप याद करते चलिए। आपको याद नहीं होगा चीजें तो आप पेपर में टिक कॉन्फिडेंस पूर्वक नहीं कर पाएंगे। 10 मंडल एंड 1028 सूक्त हैं। प्रथम एवं 10 मंडल सबसे न्यू है। पहला और 10वां मंडल जो है सबसे लास्ट में जोड़ा गया। पहले 2 से लेकर 9 तक लिखे गए, फिर यहाँ पहला जोड़ा गया, यहाँ 10वां जोड़ा गया, ऐसे याद रखना। तृतीय मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र की पूजा है। गायत्री मंत्र बताया गया है। किसने रचना की गायत्री मंत्र की, विश्वामित्र ने की। 7वां मंडल किसको समर्पित है, दशरथ युद्ध को समर्पित है। आर्यों एवं अनार्यों के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। इसमें सुदास नामक राजा के 10 अन्य राजाओं के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। आपको याद रखना है, दशरथ युद्ध 7वां मंडल में है। एंड तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। ठीक है। आपको याद रखना है, 9वां मंडल क्या है, सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल किसको है, वर्ण व्यवस्था का परिचय दिलाता है। ओके। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद क्या है, सामवेद सात संगीतों का वेद, शास्त्रों का सर्वसम प्रयोग यही हुआ। यजुर्वेद में आपको याद रखना है, यज्ञ विधि विधानों का वर्णन मिलता है। गद्य एवं पद्य का वेद है यजुर्वेद। अथर्ववेद क्या है, जादू टोना का वशीकरण आदि का वेद है। ब्रह्मवेद श्रेष्ठ वेद कहा गया है, किसी अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। सबसे बाद का वेद क्या है, अथर्ववेद है। आपको इसमें पहला मंडल, तृतीय मंडल, इसे भी याद रखना है। प्रथमा 10वां सबसे न्यू जोड़ा गया ऋग्वेद में। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित। 7वें मंडल में दशरथ युद्ध। अब अपन आते हैं वेद अध्येता, जो वेद पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, ऋग्वेद जो पढ़ता है होत्री बोलते हैं। सामवेद को उद्गाता बोलते हैं। यजुर्वेद को अथर्व बोलते हैं। और अथर्ववेद को ब्रह्मा बोलते हैं। फिर ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। सामवेद का गंधर्ववेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है। एंड अथर्ववेद का शिल्पवेद है। आपको इसको बार बार याद करेंगे, आपसे चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट अपन याद रखते हैं, उपनिषद भी आपको याद रखने हैं कि ऋग्वेद का कौशिकी, ऐतरेय की इन छांदों की, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन आते हैं पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। पूर्व वैदिक काल में ये था कि यहाँ कबीलाई जीवन जीवन लोग व्यतीत करते थे। इसमें राजा जो था कबीले का संरक्षण करता था और इस पर सीमित अधिकार थे। इसमें आपको 4 चीजें देखने को मिलेंगी। पहला क्या, समिति। दूसरा विदत। तीसरा सभा। चौथा गण। समिति में पूरे कबीले के आम लोगों की सभा, पुरुष और महिला दोनों लोग रहेंगे समिति में। सभा में कुलीनों की सभा रहेगी। विदत में उपज के भाग को बांटने, लूट का बंटवारा करने। कुलीनों की सभा गण कहलाएगी, है ना, याद रखिएगा। अधिकारी की राजा, अधिकारी जो थे रजनीन कहे जाएंगे, है ना। सेना नियमित नहीं रहे, क्यों सेना नियमित नहीं रही, क्योंकि जब यहाँ पैसा ही नहीं रहेगा, कर ही नहीं रहेगा, तो अब लोगों को देने के लिए पैसा कहाँ से रहेगा, तो सेना नियमित नहीं रहेगी, बलि लोगों की स्वेच्छा से। ठीक है। अब अपन आते हैं सामाजिक जीवन में। सामाजिक जीवन में क्या था, समाज जो था समतावादी था, है ना, याद रखिएगा। समाज क्या था, समतावादी था। वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म आधारित थी, जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा कर्म है। यहाँ तक तो पूर्व वैदिक काल में ऐसा था कि एक ही घर के लोग ब्राह्मण हैं, पिता ब्राह्मण है, पुत्र वैश्य है, पत्नी कुछ है ना, राजपूत है। मतलब ऐसा कि एक ब्राह्मण पुरोहिती में जुड़ा हुआ है, एक ही घर के लोग। दूसरा रक्षा कर रहा है तो राजपूत हो गया। तीसरा जो तो व्यापार कर रहा है वैश्य हो गया, फिर उसी में शूद्र हो गया। तो इसमें कर्म आधारित क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी पूर्व वैदिक काल में। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की बात बताई गई है। जाति प्रथा का प्रचलन था, किंतु काफी संदर्भों में यूरोप की तुलना में काफी कम था। याद रखिएगा। पितृ तत्वक यहाँ आ जाती है। स्त्री उपनयन संस्कार शिक्षा का अधिकार सब स्त्रियों को प्राप्त था। आर्थिक जीवन में याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, पशुपालन था। गाय को यहाँ अघन्या सर्वाधिक, गाय को क्या कहा गया, अघन्या कहा गया है। और 176 176 बार, कितनी बार, 176 बार गाय का यूज किया गया है। मतलब क्या, गाय को सबसे लोकप्रिय बताया गया है ऋग्वेद में। ठीक है। घोड़ा सबसे काफी प्रिय था रथ के काम के लिए। कृषि का महत्व बहुत कम था यहाँ पे। पशुपालन का महत्व ज्यादा था। उद्योग भी सीमित थे। केवल आंतरिक बाजार था। ठीक है। अब आपको याद रखना है कुछ कुछ धार्मिक पूजन में प्रकृति पूजक थे, बहुदेववादी थे। देवताओं की 3 श्रेणियां थी, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता। ये सारी चीजें आप देखिएगा कि अंतरिक्ष में इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु। पृथ्वी में अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, सूर्य, वरुण, उषा, सविता, विष्णु, ये सब आकाश के देवता थे। इंद्र सबसे सबसे प्रमुख देवता, पुरंदर कहा गया है इन्हें। किला तोड़ने वाला 250 मंत्र इंद्र को समर्पित है। अग्नि को 200 मंत्र समर्पित है। आपको क्रम पूछा जा सकता है कि सबसे कम मंत्र किसको समर्पित है, इंद्र को है, फिर किसको है, अग्नि को है, फिर वरुण को है, वह वर्षा के देवता। सविता जो है चमकता सूर्य, गायत्री मंत्र। विश्व मित्र जो है उगता सूर्य। याद रखिएगा कि उगते
उगता हुआ मतलब कि उगता सूर्य जो है मित्र है ना, मित्र को समर्पित है। फिर अश्विन जो है तो चिकित्सक देवता के रूप में, पूषण पशुओं और औषधि की देवता, सोम वनस्पति की देवता, उगता सूर्य मित्र, चमकता सूर्य सविता। अब आपको याद रखना उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में कुछ ज्यादा आपको याद रखनी नहीं है, बस आपको रिलेट करना है कि क्या क्या था पूर्व वैदिक काल में था और कैसी चीजें उत्तर वैदिक काल में चीजें चेंज होती गई। 1000 बीसी से 1000 बीसी से आपको याद रखना है 600 बीसी। अब आपको याद रखना है इसमें जन का आकार बड़ा हो गया, अब यहाँ हो जाएंगे जनपद हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि देखो जब अर्थ पैसा रहेगा तब राज व्यवस्था चलेगी, जब राज व्यवस्था चलेगी तब समाज बनेगा, जब तुम्हारे पास पैसा रहेगा तब तुम क्या करोगे? धर्म कर्म करोगे। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो आदमी धर्म कर्म कहाँ से करेगा? अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि राजा का महत्व बढ़ जाता है, पद क्या हो जाता है? वंशानुगत हो जाता है। राजा के अधिकार बढ़ने से सभा समिति ये सब का महत्व कम हो जाता है। सही बात है भाई, जब राजा का एकाधिकार बढ़ जाएगा तो जो उसको सलाहकारी समितियां थी, सभा समिति विदत, ये सब क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे कम होते जाएंगी, क्योंकि अब सत्ता जो है तो एक के हाथों में केंद्रित हो रही है। ठीक है, अब यहाँ सामाजिक जीवन में क्या हो जाता है? परिवार, ग्राम बना परिवार, फिर विश्व बना, फिर से क्या बन गया? जन बन गया। अब इसमें याद रखिएगा, अब यहाँ पे जब लोगों के पास पैसा हो जाएगा, जब लोगों के पास अर्थ हो जाएगा, यानी कि मनी हो जाएगी, तब लोग क्या करेंगे? अपना प्रभुत्व दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? प्रभुत्व दिखाएंगे। और जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा वो अपना प्रभुत्व ज्यादा दिखाएगा। कहने का सेंस कि जिसके पास ज्यादा सोर्सेज रहेंगे। यहाँ पे अब जो जन्म आधारित हो जाएगी, वर्ण व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 भागों में, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास 4 आश्रम आ जाएंगे, है ना। 4 आश्रम आ जाएंगे, लोग बताने वाले आ जाएंगे कि 4 आश्रमों का पालन कीजिए। आर्थिक जीवन में क्या हो जाएगा? प्रमुख कृषि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोहे की खोज हो जाएगी। काठक संहिता में 24 बैलों का हल का वर्णन किया गया है। दूसरा पशुपालन, जहाँ पूर्व वैदिक काल में पहला प्रमुख व्यवसाय था, वहाँ उत्तर वैदिक काल में अब कृषि बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि अब लोहे की खोज हो गई है। जब लोहे की खोज हो जाएगी ज्यादा अच्छे से अपन जोतेंगे खेत को, जुताई करेंगे, बुवाई करेंगे, घोड़े, हल मतलब रथ का प्रयोग करेंगे आदमी, तो उससे ज्यादा व्यापार होगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? कृषि का महत्व बढ़ जाता है। धार्मिक जीवन में यज्ञ कर्म कांड का महत्व बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जब आपके पास अर्थ रहेगा, पैसा रहेगा, तब आप क्या करेंगे? उसमें पैसा लगाएंगे। किसमें? यज्ञ धर्म कर्म ये सब में, है ना। विष्णु पोषण एवं रक्षक के देवता हो गए, प्रजापति सृजन के देवता हो गए, रुद्र पशुओं के देवता हो गए, वरुण जल देवता हो गए, पूषण शूद्रों के देवता, राजसू यज्ञ। हाँ, ये जो यज्ञ है, ये जितनी भी लाइन मैंने मैंने यहाँ पे बताई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। आपको याद रखना है कि प्रजापति जो थे किसके देवता थे? सृजन के देवता थे। जहाँ इंद्र वहां पुरंदर अकेला तोड़ने वाले इंद्र सबसे प्रमुख थे। कहाँ? पूर्व वैदिक काल में 250 मंत्र आपको याद रखना होगा, अग्नि को 200 मंत्र। वहीं विष्णु जो यहाँ क्या होते हैं? पोषण एवं रक्षक के देवता हो जाते हैं। रुद्र पशुओं के देवता हो जाते हैं। वरुण जो है जल के देवता हो जाते हैं। पूषण जो है शूद्रों के देवता है। राजसूय यज्ञ 3 प्रकार के यज्ञ आ जाते हैं आपको, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ एंड अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो है प्रतिष्ठा हेतु, वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन हेतु, और अश्वमेध यज्ञ राज विस्तार हेतु। अश्वमेध यज्ञ में ये होता है कि एक घोड़े को छोड़ा जाता है और जहां जहां घोड़ा जाते जाएगा, और राजा अगर उस राज्य का राजा अगर उससे उस छोड़े गए जो राज्य छोड़ता है जो घोड़ा, उससे अगर वो भिड़ना चाहता है, लड़ना चाहता है, तो अपनी शक्ति के द्वारा वो परास्त करेगा या जीतेगा, उसके आधार पे तय होगा। नहीं तो जहां जहां घोड़ा जाएगा वहां वहां की भूमि जो है तो घोड़ा छोड़ने वाले मालिक के अधीन होती जाएगी, राज विस्तार होता जाएगा। आपको कुछ नदियां याद रखनी है इसमें कि वितस्ता किसे कहा गया? झेलम को कहा गया। परुष्णी रावी को कहा गया। शतुद्री सतलज को कहा गया। कुरुभ कुर्रम को कहा गया। कुभा काबुल को कहा गया। आस्किनी चिनाब को कहा गया। विपाशा व्यास को कहा गया। सदानीरा गंडक को कहा गया। द्रसद्धि गग्गर को कहा गया। गोमती गोमल को कहा गया। सुवस्तु स्वास्थ्य को कहा गया। ये आपको जितने भी नाम है आपको याद रखने हैं, रट लेने हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट महाजनपद। महाजनपद में आपको याद रखना है कि 6ठी शताब्दी। अब क्या होता है इसमें कि अब जब लोगों के पास पैसा आ गया, अर्थ आ गया, यानी कि मनी आ गई, तो लोग क्या हो जाते हैं? स्थायी राजधानियां बनाने लगते हैं। सामाजिक प्रगति होगी, राजनीतिक जीवन में क्या होगा? विस्तार होगा। अब लोग जहाँ कबीले में थे वो कहाँ पहुंच जाएंगे? जन किसे परिवर्तित हो गए? जनपद में। अब यही जनपद शक्तिशाली होगी, क्या हो गया? महाजनपद कहला गया।
आपको याद रखना है कि अंगुत्तर निकाय में क्या है, बौद्ध धर्म ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ निकाय है, जैन ग्रंथ है, यहाँ इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय क्या है, अंगुत्तर निकाय आपका बौद्ध धर्म है, एंड भगवती सूत्र क्या है, जैन ग्रंथ है। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है किसमें, इन दोनों में। अब आपको याद रखना है राजतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है। राजतंत्र क्या होता है, शासन जो है राजा द्वारा होता है, और गणतंत्र शासन गण या संघ द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको महाजनपद का क्रम याद रखना है, कि कौन सा महाजनपद कहाँ है, उसकी राजधानी कहाँ थी, किस राज्य में है था, और वर्तमान में कहाँ है। आपको याद रखना है 3 बिहार में थे, मगध, मगध, अंग, वज्जी, सॉरी, मगध, अंग एंड वज्जी। 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला मगध, दूसरा अंग, तीसरा वज्जी। मगध की राजधानी क्या थी, राजगीर थी, जो सबसे शक्तिशाली था मगध। अंग की राजधानी चंपा थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वह से वज्जी, वह से वैशाली। बहुत बार महाजनपद दे करके राजधानी पूछा है, बहुत बार एग्जाम में पैटर्न फॉलो हुआ है। या तो ऐसा ही पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा अलग है, 3 बिहार का दे देगा, चौथा यूपी का दे देगा। आपको ये चीजें याद रखनी है। 8 जनपदों का ग्रुप था गणतंत्र, लिच्छवी। ये गणतंत्र फर्स्ट टाइम बना था वज्जी। याद रखना है आपको, बिहार में 3, मगध, अंग, वज्जी। मगध की राजधानी क्या है, राजगिरी है। अंग की राजधानी क्या है, चंपा है। वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली है। अब अपन आते हैं यूपी में। यूपी में आपको याद रखना है काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी। मेरे साथ याद करिए, काशी, कौशल, मल्ल, याद करिए, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी। एक बार और, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी। अब आपको याद रखनी है राजधानी। काशी की राजधानी वाराणसी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, साकेत है ना। मल्ल की राजधानी कुशीनगर है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। याद रखिए, कुरु जनपद जो दुर्योधन पांडव वाला था, कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है। पांचाल की अहि क्षेत्र है। सूरसेन की क्या है, सूरसेन की क्या है, मथुरा है। चेदी की क्या है, शक्तिवती या सुत्तिवती। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। आगे चल के हम गौतम बुद्ध का युग पढ़ेंगे, तो बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ है, कहाँ हुआ है, देवरिया, कुशीनगर में। ये कौन से महाजनपद में था, मल्ल महाजनपद में था। महाभारत से संबंध कौन सा महाजनपद है, इंद्रप्रस्थ वाला है, कुरु महाजनपद है। राजा शिशुपाल किससे संबंधित है, चेदी महाजनपद से हैं। किससे हैं, चेदी महाजनपद से हैं। शक्तिमती या सोथीवती इसी की राजधानी हुआ करती थी। आपको याद रखना है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है, देवरिया, यूपी। मल्ल महाजनपद, कुशीनगर। ठीक है, आपको यूपी की जितनी भी महाजनपदें हैं याद हो गई होंगी। एक बार और रिकॉल कीजिए, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एमपी में एक ही महाजनपद है, अवंती। अवंती में आपको याद रखना है उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती, 2 टाइप से अवंती होंगी। एक उज्जैन, एक महिष्मती। उज्जैन, महिष्मती इसकी राजधानी होगी। राजस्थान में याद रखना है मत्स्य। आपको राजस्थान में ऐसे याद रखना है, राजस्थान सूखा वाला एरिया है। आप ये सोच के चलिए कि अगर वहां मछलियां भी पाई जाएंगी तो वहां पानी की आवश्यकता बहुत पड़ेगी, तो मत्स्य याद रखिएगा। विराटनगर, मछली से मत्स्य याद रखिएगा, मेरे कहने का तात्पर्य ये है। विराटनगर की राजधानी है। असमक साउथ में है, साउथ वाला जो पोर्शन असमक पोतन या पोर्टल है, आंध्र प्रदेश वर्तमान वो है, वर्तमान जगह से संबंध रखता है असमक। फिर आपको याद रखना कम्बोजा, गांधार। कम्बोजा, गांधार आपको याद रखना है, ये कहाँ है, भारत के बाहर महाजनपद है। कम्बोज कहाँ है, राजपुर या हाटक में है। गांधार कहाँ है, गांधार आपका तक्षशिला में है। गांधार कहाँ है, तक्षशिला में है। तो इस प्रकार से आपको जो 16 महाजनपदें थी पूरी की पूरी अब मैंने कवर कर दी हैं। एक बार और इस पूरे वीडियो को देखिएगा, और आपकी जो 3 जो बहुत ही अच्छे चैप्टर से, पहला था सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा था वैदिक युग, इसमें 2 प्रकार के, पूर्व एंड उत्तर। एंड तीसरा महाजनपद काल। इन तीनों चीजों को हमने बहुत ही ब्रीफ में कवर किया है। इन तीनों को आप देखने का प्रयास कीजिएगा। आप 1-2 बार वीडियो और चला के देखिएगा, आपको पूरी की पूरी चीजें याद हो जाएंगी। भले आप 1.5 की स्पीड में देखें या 2x की स्पीड में देखें, आप बार बार देखिएगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी।
और प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अब एग्जाम आप फोड़ के आइएगा। मिलते हैं प्राचीन इतिहास की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।